आज भी कुछ पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो जेलों में बंद हैं। कि जो कश्मीर के अलगाववादी लीडरों को अभी भी जेल में रखा गया है, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है और कहती है कि उनको बाहर निकाला जाए। कल ही गवर्नर साहब बोल रहे थे कि इतने लोग हमारे पॉलिटिकल अभी भी अंदर हैं। जम्मू से भी हैं। जम्मू से तो नहीं है लेकिन कश्मीर से हैं। जिनको अंदर रखा है इस समय, उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना, उसी वजह से उनको अंदर रखा। देखिए, पॉलिटिकल लीडर को आप अंदर नहीं रख सकते, आप उनकी आवाज नहीं दबा सकते, आप उनकी आवाज नहीं दबा सकते। अलगाववादी हैं, ये भी पॉलिटिकल लीडर मानते हैं आप इनको? अलगाववाद जो है उसके साथ सख्ती से पेश आना आप इन्हें पॉलिटिकल लीडर मानते हैं कि नहीं? जो सॉफ्ट बात करेगा हम उसको पॉलिटिकल, मतलब अलगाववादियों को आप पॉलिटिकल लीडर मानते हैं? बिल्कुल जो सॉफ्ट बात करेगा, बिल्कुल जो सॉफ्ट बात करेगा, जो जिन लोगों को सलाखों के पीछे डाला गया वो देश को इमरजेंसी का याद दिलाती है। अब जैसे इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगी थी, वैसी इमरजेंसी आप कह रहे हैं 370 के टाइम पे आपके हिसाब से? मेरा प्रश्न आपसे ही है कि आप ये बताइए कि 370 हटाने की आवश्यकता क्या थी? 255 घटनाएं हुई हैं पिछले साल में, और 2019 की अगर बात करें तो 2000 घटनाएं हुई हैं। 2016 की बात करें तो 2500 घटनाएं हुई हैं। तो पत्थरबाजी 2500 से नीचे गिर के अगर 255 पर आ गई है तो ये आपको एक बड़ा फायदा नहीं दिखाई कि सीएजी की रिपोर्ट में ये आया है कि पिछले 10 वर्षों से सबसे ज्यादा आतंकवाद अगर कश्मीर में हुआ तो बीजेपी की गवर्नमेंट में हुआ। 255 घटनाएं। ये दावा कर रही है कि पत्थरबाजी की घटनाएं बंद हो गई हैं। बंद इस कारण से हो गई है कि कोविड के चलते यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट लगा हुआ है, 6 लोगों से ऊपर लोग नहीं इकट्ठे हो सकते, उसकी वजह से ये कमी आई है। आप देखेंगे कि अगर इसी तरह भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों का और लोगों के हितों का प्रताड़न करती रही तो आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा भयंकर से भारतीय जनता पार्टी तालिबान के अंदर पूरी तरह विफल साबित हुई। नहीं, आपने कहा कि बीजेपी फेल हुई है तालिबान के मामले में, कैसे? मतलब स्ट्राइक करनी चाहिए थी तालिबान पे बीजेपी को? इसकी क्या गारंटी है कि तालिबान कश्मीर के लिए जदोजहद नहीं करेगा, वो यहाँ पे आतंक नहीं बढ़ाएगा? और बालाकोट जैसी स्ट्राइक भी कर सकता था भारत अगर चाहता तो। बिल्कुल प्रधानमंत्री को चाहिए, प्रधानमंत्री दिखाएं कि तालिबान जैसे संगठन के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? जिस समय उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, मतलब आप उस चीज को आज एग्री कर रहे हैं कि वो स्ट्राइक उस समय हुई थी? मानते हैं आप? मैं मान नहीं रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री जी क्लेम करते हैं। मैं मान नहीं रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री जी क्लेम करते हैं। आपने कहा कि जैसी स्ट्राइक वहाँ हुई थी वैसी अफगानिस्तान में होनी चाहिए थी। देखिए, अब मैं फर्क बताता हूँ। बाइडेन ने ओपनली कहा कि हमने स्ट्राइक की और उसने दर्शाया। क्या आप मुझे 2 से 3 ही उपलब्धियां गिनवा सकते हैं जो 2010 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने की हो? सबसे पहले हमारी इकॉनमी 9.2 थी, जो आज देश के अंदर -9.2 है। सबसे बड़ी उपलब्धि। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, और खासकर मैं अपनी जम्मू कश्मीर की 2014 की बात की तो जम्मू कश्मीर भी बीच में आता है। डिग्री कॉलेजेस हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी। मेक इन इंडिया पूरी तरह से फेल। आज 75% इंडस्ट्री बंद पड़ी है। नेटवर्क चल रहा है, देखिए जरा। चल रहा है 4G 2G में मिल रहा है? नहीं जी, 4G चल रहा है। फिर आप चेक कराइएगा। आप बीजेपी पार्टी में सीएम का चेहरा किसी को देखते हैं क्या? मैं सीएम तो नहीं, लेकिन गैंग लीडर का चेहरा देखता हूँ, गैंग माफिया का चेहरा देखता हूँ। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है और अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी की बात करें तो नए लोग शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब कांग्रेस पार्टी की भी दिक्कतें कहीं ना कहीं बढ़ भी सकती हैं। तो मेरे साथ इस समय अश्वनी हांडा जी मौजूद हैं, जो कि एक युवा कांग्रेस के नेता हैं और अपनी आवाज़ काफ़ी बुलंद तरीके से रखना जानते हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं जो इस समय का पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर का बना हुआ है। अश्विनी जी, स्वागत है आपका चैनल 1 पे।